तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाए ताकि इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर है विद्युत धारा। तो सभी लोग चैप्टर का नाम लिख लें, विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। ये आज हम लोग का चैप्टर रहेगा जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यदि हम बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा क्या होता है, तो इसके परिभाषा में हम लोग बतलाते हैं कि किसी भी चालक तार में जब आवेश प्रवाहित किया जाता है तो आवेश प्रवाहित होने की जो दर होती है उस दर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, विद्युत धारा नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम दिया जा रहा है कि किसी भी चालक में, यहां लिख दे रहे हैं हम, किसी भी चालक में, किसी भी चालक में, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म आप देखेंगे, क्या आपको दिखाया गया, आवेश। इसको हम लोग अलग से समझ लेते हैं कि आवेश आखिर होता क्या है। यदि हम बात करें आवेश की, तो आवेश यानी चार्ज, CHARGE, चार्ज। आवेश क्या होता है, तो आवेश में हम लोग ये समझ लें कि आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण से उस पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। क्या बताया जा रहा है कि आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ के अंदर निहित या अंतर्निहित एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण से उस पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का क्या होता है, गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे, पहले यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, आवेश क्या होता है, तो पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण उसमें, उसमें मतलब पदार्थ में, उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, आवेश नाम देते हैं, ठीक है। यानी आवेश में क्या बताया जा रहा है कि आवेश पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण से उस पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का क्या उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा इंतजार करिए, हम इंक भर ले मार्कर में, इंक इसमें खत्म हो गया है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? पहले आवेश में, जब इसको छोड़ दिया जाए, आवेश में बात किया गया है कि आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण से उस पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का क्या होता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, आवेश। क्लियर? यदि हम बात करें आवेश के प्रकार की, स्याही भर ले, तो आवेश के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि
कि आवेश कितने प्रकार के मिलेंगे, तो दो प्रकार के आवेश मिलेंगे। एक आवेश को हम लोग कहेंगे धन आवेश, जबकि दूसरे आवेश को हम लोग क्या नाम देंगे, ऋण आवेश नाम देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश के प्रकार, तो ये आपका हेडिंग हो जाएगा आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो आवेश के प्रकार कितने बतलाया गया है, दो। कौन कौन होता है, एक होता है हमारा धन आवेश और एक हमारा होता है ऋण आवेश। यहां लिख दे रहे हैं, दो प्रकार के होंगे। पहला होता है धन आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। ऋण आवेश, ये दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं, आवेश पाए जाते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब इन दोनों को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि X ये कोई पदार्थ है, तो किसी भी पदार्थ में मुख्य रूप से तीन कण पाए जाएंगे, जिसमें से एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। यदि इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये पाया जाता है नाभिक में। कहाँ पाया जाता है, नाभिक में। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये उपस्थित होता है नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर। ठीक है, तो ये तीन कण पाए जाते हैं किसमें, किसी भी पदार्थ में। अब हम क्या करें कि मान लें कि इस यक्ष में, इस एक्स वाले पदार्थ में 10 इलेक्ट्रॉन है। कहां पर दिखाई दे, यहां पर देख लीजिए, ये जो एक्स क्या है, पदार्थ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। तो प्रोटॉन भी कितने रहेंगे, 10। क्यों, क्योंकि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, बराबर। यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दोनों आपस में क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। अगर पदार्थ सामान्य अवस्था में है तो हमने ये माना कि जो ये एक्स पदार्थ है, इस एक्स पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सामान्य अवस्था में, 10। यदि सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन 10 है तो सामान्य अवस्था में ही प्रोटॉन कितने होंगे, 10 ही होंगे। अब हम क्या किए, किसी तरीके से या किसी विधि से इस एक्स वाले में से हम कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पाया जा रहा है, नाभिक में। तो ये प्रोटॉन नाभिक से क्या होता है, आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है, यानी इस पर जो नाभिकीय आकर्षण बल लगता है वो बहुत अधिक लगता है, तो इसको बाहर निकलना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, तो इस पर जो लगने वाला बल होता है नाभिक के द्वारा वो थोड़ा सा कम रहेगा। जो सबसे बाहरी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है उसको निकालने के लिए क्या रहता है, थोड़ा सुविधा रहता है। तो हम मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से या किसी विधि से इस एक्स वाले पदार्थ से 2 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो अब इस वाले एक्स पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये बच गया 8 इलेक्ट्रॉन। पहले 10 था, 2 निकाल दिए, बचा कितना, 8। लेकिन जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन तो वही रहेगा, प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकल रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या 10 ही रहेगी। अब ये रहा 8 और ये रहा 10, दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ऋण आवेश, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धन आवेश। तो ये जो 10 है वो प्लस में है और जो 8 है वो किस में है, माइनस में। ठीक है, क्या बोलता जा रहा है कि 10 किस में है, प्लस में, और 8 किस में है, माइनस में। जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, +2। यानी अब ये जो x है, यह x अब कैसा लिखा जाएगा, x +2, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि x पर आपको +2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब +2 का मतलब क्या है कि ये आपका धन आवेश है। ये क्या है, धन आवेश। और धन आवेश कब उत्पन्न हुआ है, जब किसी भी पदार्थ पर या किसी भी परमाणु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, कम। यहां देखिए, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, कम।
सामान्य अवस्था में कितना था 10, लेकिन किसी विधि से जब 2 निकाल दिया गया तो बचा कितना 8। तो जब 10 में से 2 निकल गया तो संख्या क्या हो गई 8 हो गया, यानी कम हो गया। तो जब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए कम हो जाए, तो उस पदार्थ पर जो उत्पन्न आवेश होगा उस आवेश को क्या नाम देंगे, धन आवेश नाम देंगे। सही है। क्या बोलता जा रहा है कि धन आवेश क्या है कि किसी भी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है कम है, उस पदार्थ पर उत्पन्न जो आवेश है वो क्या कहलाएगा, धन आवेश। लेकिन मान लीजिए जो x है, इस x के पास यहां समझ लेते हैं, सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है 10। इलेक्ट्रॉन 10 तो प्रोटॉन भी 10, लेकिन किसी तरीके से इस x वाले पदार्थ को हमने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। किसी विधि से हमने क्या किया, x वाले पदार्थ को 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिया। जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो अब जो नया इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, पहले 10 था 2 दे दिए तो कितना हो गया 12 हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो वही रहा, प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, प्रोटॉन 10 का 10 ही पाया जाएगा। तो अब देखा जाए कि जो ये 12 है और ये जो क्या है 10 है, तो 10 किस में रहेगा, प्लस में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ग्रुप में है, और 12 किस में रहेगा, नेगेटिव चार्ज ग्रुप में। दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो क्या आएगा -2, यानी अब इस x को हम क्या लिखेंगे, x के पावर -2। इसका मतलब यह है, आप ध्यान से देखिए कि सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे 10, लेकिन अब कितने हो गए 12। तो सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक है। तो जब किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में हो जाता है तो उस पदार्थ पर जो उत्पन्न आवेश होता है उस आवेश को क्या नाम देते हैं, ऋण आवेश नाम देते हैं। समझे। क्या बताया गया कि जब किसी भी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है अधिक, तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा तब उस पदार्थ पर चाहे उस परमाणु पर जो उत्पन्न आवेश होगा उस आवेश को हम लोग क्या नाम देंगे, ऋण आवेश नाम देंगे। एक बार पूरा एक साथ समझ लीजिए। हमने सबसे पहले क्या समझा, आवेश। तो आवेश में बताया गया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण से उस पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक। फिर बताया कि आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले को नाम दिए धन आवेश और दूसरे को क्या नाम दिए, ऋण आवेश। यदि धन आवेश की बात की जाए तो इसमें यह बताया गया किसी भी परमाणु पर या पदार्थ भी कह लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, या किसी पदार्थ पर यदि सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उस पदार्थ पर जो उत्पन्न आवेश होगा उस उत्पन्न आवेश को क्या नाम देंगे, धन आवेश नाम देंगे। लेकिन यदि किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अधिक, तो जब सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, ऋण आवेश नाम देंगे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो अब इसी आवेश को देखिए यहां पर लिखा भी गया है, इसी आवेश को जब हम किसी चालक में क्या करेंगे, प्रवाहित कराएंगे, तो कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इन जब दोनों का रेशियो निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, विद्युत धारा नाम देते हैं। ठीक है। तो पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं और फिर इसके बाद से क्या करते हैं, समझते हैं विद्युत धारा को। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए इसको मिटा लिया जाए। अब हम लोग समझते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में आप देख रहे होंगे परिभाषा यहां लिखा भी गया है, इसको मिटा लेते हैं फिर इधर अलग से आपको समझा देते हैं हम। चलिए देखिए अब यहाँ पे ये है विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो यदि हम विद्युत धारा की बात करें तो क्या बतलाया गया अभी कि किसी भी चालक में, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है। यानी जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होता है
तो उस आवेश के प्रवाहित होने का जो रेट होता है, जो दर होता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, विद्युत धारा नाम देते हैं। और आपको कई बार बता चुके हैं कि जब कभी भी ये पूछ दे, जब कभी भी ये कहे कि दर, तो जिस भौतिक राशि का दर कहता है उस भौतिक राशि में हम लोग क्या करते हैं, समय से भाग कर देते हैं। ठीक है, यही आपको बतलाया गया है। और कई बार बतलाया गया है कि जब कभी भी दर कहेगा कि x का दर, y का दर, z का दर, तो जिसका दर कहे उसमें क्या करिए, समय से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश की प्रवाह बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। उसे हम लोग क्या नाम देंगे, विद्युत धारा नाम देंगे। जैसे एक छोटा सा फिगर में देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई चालक तार है AB, ये चालक तार क्या है, AB है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये Q कूलाम आवेश है, T सेकेंड तक प्रवाहित होता है। ठीक, हम मान लेते हैं कि माना किसी चालक तार में T सेकेंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। अतः विद्युत धारा अब क्या हो जाएगा भाई, आवेश प्रवाह की दर, तो ये हो गया विद्युत धारा बराबर आवेश, या प्रवाहित आवेश लिख लेते हैं ऐसे, प्रवाहित आवेश बटा में क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम दिखाते हैं किससे, I से, आवेश को किससे दिखाया गया है, Q से, और समय को किससे दिखाया गया है, T से। तो I बराबर क्या होता है, Q बाई T। तो ये है आपका विद्युत धारा कि किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। क्या माना गया कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो चालक तार है, उस चालक तार में T समय में Q कूलाम आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है। तब उस तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो हो जाएगा कितना, विद्युत धारा, वो हो जाएगा हमारा विद्युत धारा, वो हो जाएगा प्रवाहित आवेश बटा कितना, समय। विद्युत धारा को किससे दिखाएंगे, I से, आवेश को किससे दिखाते हैं, Q से, और समय को किससे दिखाते हैं, T से। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई T हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं इसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। ये हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक की बात किया जाए तो यहां देखिए, तो ये हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक, यहां लिख दे रहे हैं, विद्युत धारा का मात्रक बराबर, ऊपर क्या है आवेश और नीचे क्या है समय। ये हो जाएगा आवेश का मात्रक, और बटा में क्या हो जाएगा, समय का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकेंड। और इस कूलाम प्रति सेकेंड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्पियर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एम्पियर। और दिखाते किससे है, ए से। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या हो गया, एम्पियर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड भी, और कूलाम प्रति सेकेंड को भी क्या कहते हैं, एम्पियर ही कहते हैं। तो ये है आपका विद्युत धारा का मात्रक। क्लियर यहां तक? तो पूरा एक बार देख लीजिए फिर से, विद्युत धारा किसे कहेंगे, तो विद्युत धारा मतलब आ गया कि किसी भी चालक तार में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उस दर को हम लोग क्या नाम देते हैं, विद्युत धारा नाम देते हैं। फिर माना गया कि किसी चालक तार में T सेकेंड में Q कूलाम आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है। तब विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, प्रवाहित आवेश बटा क्या, समय, यानी I बराबर हो जाएगा Q बाई T हो जाएगा।
फिर ये देखिए विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा के मात्रक की बात की जाए तो ये होता है आवेश का मात्रक बटा समय का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकेंड। इस तरीके से विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। और इस कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं एम्पियर कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम लोग एक एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं हम, इस वाले पूरे टर्म को, केवल हम विद्युत धारा का मात्रक के लिख दे रहे हैं। ये मिटा लीजिए यहां से। ठीक है, यानी जो विद्युत धारा का मात्रक है उसे क्या लिखे थे हम? उसे लिखे थे कूलाम, कूलाम प्रति सेकेंड। और कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहा गया था एम्पियर कहा गया था। ठीक है, किससे दिखाया गया था ए से। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर किसे कहेंगे? एक एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा। यदि हम एक एम्पियर की बात करें तो जो फार्मूला हम लोग यहां देखे हैं इसी फार्मूले की सहायता से हम एक एम्पियर को क्या करते हैं परिभाषित करते हैं। कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं कि क्या होता है I बराबर होता है Q/T। यदि हम मान लें कि यदि Q बराबर हो जाए 1 कूलाम तथा T बराबर हो जाए 1 सेकेंड। क्या माना गया कि Q बराबर क्या हो जाए 1 कूलाम और T बराबर क्या हो जाए 1 सेकेंड हो जाए। इसलिए अब इन दोनों का मान इस वाले फार्मूले में क्या कर दे रख दे। तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 सेकेंड बटा 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। पहले Q का मान रखेंगे ना 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। तो I बराबर हो जाएगा 1 कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक, और कूलाम प्रति सेकेंड को ही क्या नाम दिया गया है एम्पियर नाम दिया गया है। तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, कैसे लिखा गया ध्यान से देख लीजिए कि परिभाषा जब निकालना है 1 एम्पियर की तो क्या करेंगे जो फार्मूला हम लोग लिखे थे उसी फार्मूले से कि हम जानते हैं कि यदि Q बराबर क्या हो जाए 1 कूलाम हो जाए, T बराबर क्या हो जाए 1 सेकेंड हो जाए, तब I बराबर क्या होगा 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। या इसे क्या लिख सकते हैं 1 से 1 भाग देंगे 1 आएगा और ये कूलाम प्रति सेकेंड। और कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहा गया एम्पियर, ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, यहां हम लिख दे रहे हैं या आप लिख रहे हैं देखिएगा, यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो उसे आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें लिखो, तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए 1 सेकेंड में क्या हो रहा है 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो जब किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब उस चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है वो क्या कहलाती है 1 एम्पियर कहलाती है। हो जाएगा यहां तक? बोलिए, लिख लीजिए सभी लोग पूरा कंप्लीट। विद्युत धारा कैसे कहेंगे, कैसे उसका फार्मूला निकाला गया, फिर उसका मात्रक और
1 एम्पियर क्या होता है। बना लीजिए अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटाते हैं अब। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक फार्मूला और है, थोड़ा उसको याद रखिएगा। जैसे यहां पर मिटा कर लिख रहे हैं हम, देखिएगा। यदि हम मान लें किसी चालक तार पर सामान्य अवस्था में Q कूलाम आवेश उपस्थित है, इस सबको मिटा लिया जाए, फिर यहां बनाया जा रहा है। चलिए, ये चालक तार है, ठीक है। मान लेते चालक तार क्या है, ए बी है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है। हमने ये माना कि इस चालक तार में n इलेक्ट्रॉन है, ठीक। या ऐसे मान ले कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है t से 1 सेकंड में n। 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो यदि इस तार पर या चालक तार पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा की बात की जाए तो उसके लिए जो फार्मूला आता है वो होता है Q बराबर NE, ठीक है। Q बराबर NE, यानी किसी भी चालक तार पर सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में आवेश की जो मात्रा होती है, आवेश की मात्रा, तो उस मात्रा को हम इस वाले फार्मूले से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। चाहे अधिक हो या चाहे कम हो, तो यहां सब वो क्या किया जाएगा, ज्ञात किया जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए कि माना ये जाए, ये एग्जांपल के तौर पे, कि किसी चालक तार में, किसी चालक तार पर सामान्य अवस्था से, सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो उस पर उपस्थित, तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल हो गया। तो सबसे पहले ये ध्यान दें, कह रहा है कि आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मात्रा तो फार्मूले से ज्ञात करेंगे, लेकिन प्रकृति में देखो कैसे निकाल लेंगे। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, देख रहे हैं। सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उस चालक तार पर जो उपस्थित आवेश होता है, उस आवेश को हम लोग क्या नाम देते हैं, धन आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। और यहीं पर जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं ना। तो उसके लिए हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं करना है प्रकृति के लिए। प्रकृति के लिए बस यही देख लेना है कि कम है कि क्या है, अधिक है। यदि कम है तो कौन सा होगा, धन आवेश, और यदि अधिक है तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉन ही कम हो या अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे, कम होंगे या फिर अधिक होंगे। तो देखा जाए तो सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2। तो n का मान कितना दे दिया, n इज इक्वल टू 2। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सबको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम। तो हमसे क्या पूछा गया है, Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर होता है n इंटू ई। ये हो जाएगा Q बराबर, n का मान कितना है, 2, और E का मान कितना है, 1.6
इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो Q बराबर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। सही है। तो इतना कूलाम क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। इतना कूलाम क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या था, कम था ना। तो जब कम होगा तो कैसा आवेश हो जाएगा, ये हो गया Q की मात्रा। और इस आवेश की प्रकृति की बात करें तो जो इसकी प्रकृति होगी वो क्या हो जाएगा, धनावेश। क्या हो जाएगा, धनावेश। ठीक। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, इसका मान बदल के। मान लीजिए सवाल यही रहे, कह दिया जाए किसी चालक तार पर सामान्य अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे तब उस स्थिति में क्या आएगा, मान तो यही रहेगा, लेकिन उस स्थिति में जो प्रकृति होगी वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जब सवाल आएगा तब वहां हम लोग चेक करेंगे। अब इस वाले फार्मूले का यूज एक तरीके से और क्या आ सकता है, यहां देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, Q बाई टी, तथा Q बराबर यहां निकाले हैं क्या होता है, Q बराबर होता है N इंटू ई। अब इस Q का मान क्या करिए, यहां पर रख लीजिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, N ई बाई टी। तो इस वाले फार्मूले को भी याद रखिएगा। क्लियर। क्या हो गया, I बराबर एन ई अपान टी, यानी I का 2 फार्मूला, एक यहां पर देख रहे हैं I बराबर क्या होता है, सामान्य Q बाई टी, और एक I बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपान टी। तो इन दोनों फार्मूलों का हम लोग प्रयोग करेंगे जब हम लोग सवाल लगाएंगे तब। सही है यहाँ तक। यानी हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है, विद्युत धारा, सॉरी सबसे पहले क्या पढ़े, आवेश, आवेश के प्रकार, फिर धन आवेश, फिर ऋण आवेश, फिर हम लोग उस विद्युत धारा का मात्रक देखें, फिर एक ये फार्मूला, किसी भी चालक तार पर सामान्य अवस्था से यदि इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी आएगी। तो यदि किसी चालक तार पर सामान्य अवस्था से n इलेक्ट्रॉन अधिक अथवा कम है तो उस पर आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। फिर इसी फार्मूले पर एक छोटा सा सवाल देखा गया कैसे लगाएंगे, फिर इसी फार्मूले का यूज किया गया कहाँ पे, यहाँ पे, I बराबर क्या होता है, Q बाई टी, और Q बराबर क्या होता है, Na। इस Q का मान यहाँ रख दिया तो I बराबर क्या निकल गया, Ne अपान टी। तो यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, हो जाएगा सब। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग आते हैं विभव और विभवांतर पे। इस पर आते हैं विभव और विभवांतर। विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। तो देखिए, विभव लगा ली सभी लोग हेडिंग, विभव, ये हो जाएगा विभव, पोटेंशियल, और एक इधर लिख दे रहे हैं विभवांतर। चलो यही लिख दे रहे हैं विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर। ठीक है। विभव और विभवांतर क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं घूमने के लिए, या मेला गए हैं, चाहे मार्केट गए हैं, और कोई सामान खरीदे, और उस सामान को खरीद कर आप घर ला रहे हैं। तो जब उस सामान को आप वहां से खरीद के घर ला रहे हैं तो उस सामान को वहां से घर तक लाने में आपके द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा। किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। सामान को क्या किए हैं, खरीद कर लाए हैं घर पे, तो कार्य किया गया। तो जो सामान आप लाए हैं और जो आप कार्य किए हैं, जब उन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो उसी रेशियो को हम लोग क्या नाम देंगे, विभव नाम देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई सामान तो लाना नहीं है। अब यहाँ पर क्या लाना है, हमको आवेश लाना है। एक आवेश लाएंगे, और उसको कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। अनंत मतलब बहुत दूर से लाएंगे। और कहां पर लाएंगे, तो उसे हम लाएंगे विद्युत क्षेत्र में। जैसे यहाँ पर देखिए फिगर बना रहे हैं, ये हम मान लेते हैं कि हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है E, ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं E से, और ये है एरिया आपका अनंत। यहां पर एक आवेश उपस्थित है Q। अब इस आवेश को क्या किया, यहां से लेकर इस बिंदु तक, इस बिंदु को मान लेते हैं A, कोई व्यक्ति या हम ला रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि एक आवेश है, वह आवेश कहां स्थित है, अनंत पर,
और इस आवेश को इस अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए तक लाया जा रहा है। तो लाने में क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तब इस स्थिति में जो विभव होगा, इस स्थिति में क्या होगा, जो विभव होगा वो हो जाएगा किया गया कार्य, किया गया कार्य बटा क्या हो जाएगा, आवेश। किया गया कार्य बटा क्या हो जाएगा, आवेश। तो जब किसी हम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उस लाते हैं तो जो किया गया कार्य होता है और आवेश होता है, उन दोनों का अनुपात उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। देखिए यहाँ पे अनंत से क्या किए हैं, आवेश को उठा कर लाए हैं इस विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक। तो जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य और वो जो आवेश होता है उसका जब अनुपात निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, विभव नाम देते हैं। सही है, यहां तक परिभाषा हम लिख भी दे रहे हैं। यह चीज देखिएगा, कहेंगे ये वाला फार्मूला, विभव को हम लोग दिखाते हैं V से, ठीक, और किए गए कार्य क्या होगा, W, और आवेश क्या हो गया, Q। तो ये होता है V बराबर W/Q। तो एक दो परिभाषा इसका निकलेगा, जरा इस विभवांतर को हम लोग यहाँ पहले हटा लेते हैं। यहां लिखते हैं परिभाषा पहले इसका, कि जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात विभव उस बिंदु का विभव कहलाता है। मान ले जाए कि यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटा आवेश। विभव को दिखाएंगे V से और किया गया कार्य किसे दिखाएंगे, W से, और आवेश को किसे दिखाएंगे, Q से। तो ये परिभाषा होता है किसका, विभव का, कि जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है और जो आवेश होता है का जब अनुपात निकालते हैं तो वह उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या माना गया कि यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W जूल है, तब विभव क्या हो जाएगा उस बिंदु का, किया गया कार्य बटा क्या हो जाएगा, आवेश। विभव को V से दिखाएंगे, किए गए कार्य को W से और आवेश को Q से। यदि इसके मात्रक की बात करें, मात्रक कि विभव का मात्रक क्या होगा, तो ये हो जाएगा विभव का मात्रक बराबर W का मात्रक, W
का मात्रक अपान क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक। तो ये हो जाएगा, डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, जूल, ये हो गया हमारा जूल। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये हो जाएगा हमारा कूलाम। इसी को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या नाम देते हैं, वोल्ट। क्या नाम देते हैं, वोल्ट। ठीक है। तो जो विद्युत धारा विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, और इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, वोल्ट नाम देते हैं। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि जो विभव होता है उस विभव का मात्रक, अब यहां पर बस हम लिख दे रहे हैं, विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, और इस जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, वोल्ट। क्या नाम देते हैं, वोल्ट। तो याद रखिएगा ये दोनों किसके मात्रक हैं, विभव के मात्रक हैं। हो जाएगा, सही है यहां तक, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं कि आखिर एक वोल्ट किसे कहेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने क्या निकाला है कि एक कूलाम किसे कहते हैं, ठीक वैसे अब हम लोग निकालेंगे कि एक वोल्ट किसे कहेंगे। तो यहां हेडिंग लगा लेते हैं, एक वोल्ट की परिभाषा। एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा। तो एक वोल्ट की परिभाषा के लिए जैसे हम लोग पहले निकाले थे वैसे ही निकालेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W अपान Q। यदि मान लिया जाए कि यदि W बराबर क्या हो जाए, 1 जूल, तथा Q बराबर क्या हो जाए, 1 कूलाम, दोनों का मान भर देते हैं, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बटा 1 कूलाम। हो गया। तो V बराबर हो जाएगा, एक से में भाग करेंगे 1, और ये हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसलिए लिख सकते हैं V बराबर कितना, 1 वोल्ट। तो इस तरीके से 1 वोल्ट हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। चेक कर लीजिए, सही है। 1 वोल्ट की परिभाषा में कैसे निकाला गया कि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q। यदि हम लोग मान लें कि W बराबर क्या हो जाए, 1 जूल, और Q बराबर क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, तब V बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बटा 1 कूलाम। तो V को क्या लिख सकते हैं, 1 जूल प्रति कूलाम, और V बराबर क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। सही है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि अनंत से 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, अनंत से 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या है, 1 जूल है, तब उस बिंदु का जो विभव होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे, 1 वोल्ट नाम देंगे। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कहां लिख दें, इस वाले को हिस्सा मिटा रहे हैं, ये वाला इसको मिटा दे रहे हैं, इतना लिख दे रहे हैं यहीं पे, अर्थात यहां लिख दे रहे हैं, यहां नीचे लिख लीजिएगा, अर्थात यदि एकांक मतलब एकांक कूलाम्ब आवेश को, एकांक कूलाम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विभव
1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, यानी एकांक सॉरी अनंत से क्या करना है कि 1 कूलाम आवेश को या एकांक कूलाम आवेश को अनंत से हम लोग कहाँ ला देंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाएंगे, तो जो किया गया कार्य यदि कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, तो उस बिंदु का विभव क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लीजिए सभी लोग। गया कंप्लीट, यानी ये था हमारा क्या, विभव। एक बार फिर से देख लें विभव क्या होता है। तो विभव में ये बतलाया गया है कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है और जो आवेश होता है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटा आवेश, V बराबर W/Q। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वोल्ट नाम देते हैं। ठीक है, फिर यदि देखा जाए कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होता है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम लोग बतलाते हैं कि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q। यदि मान लिया जाए कि जो W है उसका मान कितना हो जाए, 1 जूल, Q का मान क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बटा 1 कूलाम। इसलिए V को हम लोग क्या नाम दे देंगे, 1 जूल प्रति कूलाम, और इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, वोल्ट नाम देते हैं। अर्थात यदि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विभव कितना कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये जो अनंत है इसको मान लेते हैं कि आपका क्या है, मार्केट है, बाजार है, ये आपका मार्केट है, और जो ये विद्युत क्षेत्र है ये आपका क्या है, मान लेते हैं घर है। तो हमने क्या किया, मार्केट से किसी वस्तु को खरीदा और उसको क्या किया, घर में लाया। तो मार्केट से खरीद कर घर में लाए हैं, तो कार्य किए हैं, तो उसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, विभव। क्या नाम दे रहे हैं, विभव। अब मान लीजिए कि मार्केट से हमने सब क्या खरीदा था, हमने खरीदा था सब्जी, आलू गोभी भांटा जो भी हो आपने खरीदा। जब ये घर में आया तो इस घर में ही किचन से गया नल पे, वहां पर धुले, फिर इसे हम लोग काटे, फिर इसे दूसरे रूम में लेकर गए। यानी घर में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक रूम से दूसरे रूम में लेकर जा रहे हैं। सब्जी को जब हम घर में ला दिए हैं तो घर में क्या कर रहे हैं, एक रूम से दूसरे रूम में, एक रूम से दूसरे रूम में क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो जब हम विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर में ये बतलाते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा लिया जाए तब विभवांतर समझा जाए। जब हम विभवांतर की बात करते हैं तो विभवांतर में देखिए क्या होता है, वहां पर जो हमारा आवेश होगा ना, उस आवेश को क्या करना है कि जब वो विद्युत क्षेत्र में आ जाएगा, यानी आपके घर में आ जाएगा, ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र, बिंदु ए तक उसको हम लाए थे आवेश को। आवेश कहाँ आ गया था, बिंदु ए तक। अब इसे क्या किए कि विद्युत क्षेत्र में ही ए से कहां तक लेके चले गए, बी तक। तो जब ए से बी तक लग जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यानी अब आवेश आपका कहाँ आ गया है, यहाँ पर बी पर आ गया है। तो जब विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, तब जो किया गया कार्य और जो आवेश होता है, उन दोनों का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर। क्या बतलाया जा रहा है कि विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर में बतलाया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही, यानी विद्युत क्षेत्र में ही आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, वो कार्य, और जिस आवेश को आप लेकर जा रहे थे, जब हम दोनों का अनुपात निकालते हैं, यह दोनों का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। लिख देते हैं यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, अंतर्गत क्या लिखा है जी, अंतर्गत क्यू कूलाम आवेश को, क्यू कूलाम आवेश को
किसी एक बिंदु से Q कूलाम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका भी फार्मूला वही होगा, बस यहाँ विभव लिखे थे तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, विभवांतर। इसके जगह पर क्या लिख लेंगे, विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, के कार्य बटा आवेश, सेम वही। V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। लेकिन यहाँ देखिए A से B तो ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा B - A विभवांतर के लिए। W/Q मात्रक वही होगा, एक वोल्ट की परिभाषा वही होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझे, विभव और विभवांतर। कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा सबका, बोलिए। यानी जो हम लोग का फिजिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर था विद्युत धारा वाला, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। विद्युत धारा, आवेश, फिर वह से विभव और विभवांतर। क्लियर है, हो जाएगा सबका। चलिए तो ठीक है, आज एक क्लास में इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक ओम के नियम के साथ मिलेंगे। और ओम का नियम लगभग हर साल उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे डायरेक्ट ओम का नियम ही पूछ दे या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन जरूर पूछेगा। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे ओम के नियम के साथ। ठीक है, तो आज रहने देते इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में।